चलिए आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य और थोड़ा बहुत बहमनी साम्राज्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में दो भाई था, जिसमें से एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो ये हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। दूसरा प्रश्न में सूची के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया है वंश के नाम और एक तरफ उसके संस्थापक के नाम दिया है। तो देखिए, संगम वंश के जो स्थापना किया था वह स्थापना करने वाले व्यक्ति थे हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई मिलकर के संगम वंश की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। संगम वंश के बाद आया था सालू वंश, फिर आया था तुलु वंश, फिर आया था अराबिडु वंश। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है उस विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंश ने शासन किया था। वो चारों राजवंश का क्रम इसी प्रकार है। पहले आया था संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराबिडु वंश। आप इन चारों को क्रमबद्ध रूप से याद करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। वह है गम में सतुआ पिया। एक ट्रिक याद रखिएगा। उस ट्रिक का नाम हो गया गम में सतुआ पिया। इसमें देखिए, गम जो है उस गम से बनेगा संगम वंश। संगम वंश यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए, गम से बना संगम वंश, सतुआ से निकालिएगा एक, स से सालू वंश, तू से तुलु वंश, आ से अराबिडु वंश, और जो पिया शब्द है वह सहायक शब्द के लिए लिया गया है। तो क्रमबद्ध याद रखिएगा। सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराबिडु वंश। बात करें इसके संस्थापक के, तो संगम वंश के स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। फिर उसके बाद आया था सालू वंश। देखिए, संगम वंश के जो अंतिम राजा था वह अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष सेकेंड। तो विरूपाक्ष द्वितीय को सालू नरसिंह नामक एक व्यक्ति ने हत्या कर दिया। इसकी हत्या कर दिया और संगम वंश के स्थान पर एक नए वंश तुलु वंश की स्थापना की। तो जो सालू नरसिंह है वो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है सालू वंश। फिर सालू वंश के जो अंतिम राजा है उसका नाम है इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह। इस इमाडी नरसिंह को वीर नरसिंह नामक एक व्यक्ति हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है तुलु वंश। यानी वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह जो सालू वंश के अंतिम राजा था उसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश तुलु वंश की स्थापना करता है। फिर तुलु वंश के बाद आया अराबिडु वंश। तो देखिए, एक राजा था जिसका नाम है सदाशिव राय। ये जो सदाशिव राय है यह तुलु वंश के अंतिम राजा था और इसकी हत्या कर देगा तिरुमल। सदाशिव राय की हत्या तिरुमल कर देता है और तिरुमल एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है अराबिडु वंश। इस तरह से इसका आंसर अब देखेंगे कि क्रमबद्ध है। पहला के ए के पहला, बी के दूसरा, सी के तीसरा, डी के चौथा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है
यहाँ पर मिलान करना ही दिया है सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री, और सूची 2 में दिया है तत्कालीन शासक। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जितने भी यात्री दिया है वो सभी यात्री का संबंध पुर्तगाल देश से है। तो जब ये पुर्तगाली यात्री भारत आए तो भारत में उस समय किस राजा का शासन था? ये मुख्यतः दक्षिण भारत की बात हो रहा है, विजयनगर की बात हो रहा है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन में दिया है बारबोसा। ये जो बारबोसा था, ये बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आया था। दूसरा है डोमिगो पायस, यह भी कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। तीसरा है फरनाओ नूनीज। आप नूनीज सबसे याद रखिएगा, जो नूनीज है यह अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। और अगला है सीजर फ्रेडरिक, यह सदाशिव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर सामने ही दिया हुआ है। इसमें सबसे गौर करने की बात यह है कि जितने भी यात्री का नाम दिया है उस सबका संबंध पुर्तगाल से है। आप इसको एक ट्रिक के सहायता से याद रख सकते हैं कि जो बारबोसा है ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। याद रख सकते हैं कि बार बार अगर कोई गाली दे रहा है तो कृष्ण भी उसे नहीं बचा सकते, यानी कृष्णदेव भी उसे नहीं बचा सकता है। इस तरह से ध्यान हो जाएगा कि जो बारबोसा है वो गाली यानी कि पुर्तगाली यात्री था और आया था किसके टाइम में? तो कृष्ण देव राय के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है इतालवी यात्री, इताली मानी इटली के यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो सबसे यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है सबसे महत्वपूर्ण कि निकोलो द कोंटी था, या निकोलो द कोंटी किस देश की यात्री था? तो यह निकोलो द कोंटी इटली का यात्री था और यह व्यक्ति भारत में देवराय प्रथम के काल में आया था। इसे याद करने का तरीका क्या है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले कोंटी को बनाइएगा आप कांटी से, कांटी यानी कि कील। कोंटी को बनाइएगा आप एक शब्द कांटी से, कांटी यानी कि कील, कि पहले कांटी निकालो तब राय दो। तो पहले से हो जाएगा ये प्रथम, पहले से हो जाएगा प्रथम। कोंटी यानी कि कांटी निकालो तब राय दो, यानी कि देवराय प्रथम का संबंध होगा। याद रखिए एक व्यक्ति थे देवराय द्वितीय, और इस देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज़ाक आया था। तो हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि निकोलो दो कोंटी किसके काल में आया था, अब्दुल रज़ाक किसके काल में आया था। तो इससे ट्रिक से याद रखिएगा क्या कि पहले कांटी निकालो फिर उसके बाद राय दो। अगला प्रश्न है फारस के सुल्तान, फारस मतलब ईरान जो देश जान रहे हैं उसी ईरान के पुराना नाम फारस है। तो फारस के सुल्तान मिर्ज़ा जो शाहरुख था, शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि अब्दुल रज़ाक किसके काल में आया था और निकोलो दो कांटी किसके समय में आया था। तो ध्यान रखिएगा एक राजा था जिसका नाम था शाहरुख, और यह शाहरुख फारस के राजा था, और इसी के जो राजदूत था वह था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, यह अब्दुल रज़ाक भारत में देवराय द्वितीय के काल में आया था, देवराय द्वितीय काल में। तो इसको आप एक संकेत द्वारा याद रख सकते हैं कि जब रज़ाक लिखिएगा तो इसमें 2 ज आएगा, और देवराय द्वितीय में भी आपको 2 दिखाई देगा। तो 2 ज यहाँ पर 2, इस संकेत से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय यह तुलु वंश के सबसे महान राजा था, और यह राजा पुर्तगाली के साथ बड़ा अच्छा संबंध रखे हुए थे, और पुर्तगाल से ये घोड़ा भी मंगवाते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। 7वां प्रश्न है विजयनगर किस नदी के
तट पर स्थित है। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बात करें तुंगभद्रा नदी के, तो आपको ध्यान हो कि जो तुंगभद्रा नदी है, यह तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक है। दक्षिण भारत की नदी है और ये कृष्णा की सहायक है। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजा की राजधानी गुलबर्गा थी। और ये जो गुलबर्गा है वह भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा ये जो बीजापुर है, बेलगाम हो गया, रायचूर हो गया, ये सब का संबंध भी कर्नाटक राज्य से ही है। बेलगाम आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा, आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। तो एकमात्र वो अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। वह अधिवेशन था कर्नाटक के बेलगांव के अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। और यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वह हम्पी में पाए जाते हैं। और यह हम्पी भी कर्नाटक में ही है। हम्पी का संबंध कर्नाटक से ही है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि का नाम भी बताए थे कि कृष्णदेवराय थे। और पुर्तगाल से इन्होंने बहुत सारे घोड़ा भी मंगवाए थे। अच्छे नस्ल के घोड़ा उस समय पुर्तगाल में हुआ करता था, जिसका फायदा कृष्णदेवराय को हुआ था। अगला है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। आप हिंदी नाम न देखकर ज़्यादा अंग्रेजी नाम पर ध्यान रखिएगा, विस्परिंग गैलरी। देखिए इसका सही आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह एक ऐसा शासक था जो अपना मकबरा बनाया हुआ था और वो मकबरा गोल गुंबज के आकार के हैं। अब गोल गुंबज के आकार के जब इनके मकबरा देखते हैं तो उस मकबरा के अंदर एक कक्ष बनाया गया है और उस कक्ष के नीचे जब कोई आवाज़ आता है, जब कोई फुसफुसाहट होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 7 से लेकर के 10 बार उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा प्रतिध्वनि सुनाई देने की वजह से ये प्रसिद्ध हो गया, जिसका नाम विस्परिंग गैलरी रखा गया है। और इसका संबंध मोहम्मद आदिल शाह से है। मोहम्मद आदिल शाह, इसको ध्यान रखिएगा। और ये मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के शासक थे। जब बहमनी साम्राज्य पढ़ते हैं तो उसमें से आप एक बीजापुर के क्षेत्र देखते हैं, उसी बीजापुर के शासक था मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर अपने बुक में भी इनकी चर्चा करता है। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन थे? इसका आंसर हुआ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तालुक जो एक वंश है तुलुप वंश, उस तुलुप वंश के सबसे प्रतापी राजा में से एक थे। यानी सबसे प्रतापी राजा उस वंश के इन्हीं को कहा जाता है। और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराए थे। उन सब मंदिरों में से आप देखिएगा यहाँ पर कुछ मंदिर का नाम लिखा है, जैसे चिदम्बरम हो गया, तिरुपति हो गया। इन सब के मंदिरों का निर्माण राजा कृष्णदेव राय के द्वारा हुआ था। और यहाँ पर एक शब्द दिया है गोपुरम शब्द। तो जब दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो मंदिर के जब प्रवेश द्वार में आप जाते हैं, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, जो एंट्री गेट होता है, वो बहुत बड़े बनाए जाते, भव्य बनाए जाते हैं। तो मंदिर के उन्हीं विशाल द्वार को गोपुरम कहा गया है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि देखिए विजयनगर साम्राज्य
तब पहला राजवंश संगम वंश था, तब सालुब था, तब तुलुब था, तब अराबिडु था। ये संगम वंश इसलिए हुआ क्योंकि जो हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, उन भाइयों के जो पिता था उस पिता के नाम था संगम, और ये दोनों भाई अपने पिता के नाम पर उस वंश का नाम रखे थे संगम वंश। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि लिखा है कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए उस वंश का नाम क्या रख दिया, संगम वंश। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हरिहर एवं जो बुक्का थे ना, वह दक्षिण भारत के, अगर यहाँ पर हम दक्षिण भारत का एक सांकेतिक नक्शा बनाए तो ये मान लेते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर एक जो राजवंश हुआ करता था काकतीय या कंपिल बोल सकते हैं, यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम काम करते थे, और इसी समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक, एक दिल्ली के राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश में पढ़िएगा आप। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर हमला कर देता है, और हमला करने के बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर एवं बुक्का को अपने साथ दिल्ली ले जाता है। फिर ये हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के प्रभाव में आकर के इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन अगली बार जब यहाँ पर विद्रोह होता है तब मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों को विद्रोह शांत कराने के लिए इधर भेजता है इन क्षेत्र में। जब इन क्षेत्र में ये दोनों भाई आते हैं तब एक व्यक्ति जिनका नाम है माधव विद्यारण, ये माधव विद्यारण के प्रभाव में आ जाते हैं, और उनके वजह से हरिहर एवं बुक्का फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं, और यहाँ पर एक वंश की स्थापना कर देते हैं, एक साम्राज्य के निर्माण करते हैं, जो बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य के रूप में बड़ा साम्राज्य बनेगा। तो हरिहर एवं बुक्का जो व्यक्ति थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे माधव विद्यारण के प्रभाव में आकर के, माधव विद्यारण के आशीर्वाद लेकर। तो कभी कोई प्रश्न ये भी पूछेगा कि हरिहर एवं बुक्का किस गुरु के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो वह व्यक्ति थे माधव विद्यारण। नेक्स्ट है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ हमेशा से ही बहमनी राजाओं के साथ संघर्ष रहा। देखिए, आप जब भारत के ऐसे नक्शा बनाते हैं, भारत के यह क्षेत्र, तो आपको इधर के क्षेत्र में मिलेगा विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य से इधर के तरफ आपको मिलेगा बहमनी साम्राज्य। इधर बहमनी साम्राज्य था, इधर विजयनगर था। बीच का जो कुछ क्षेत्र था वो न तो बहमनी में आता था न विजयनगर में आता था। ये जो बीच का क्षेत्र है इसका नाम था रायचूर का दोआब, रायचूर का दोआब क्षेत्र। रायचूर जगह है, और वो रायचूर का जो क्षेत्र था वह कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदी के बीच में आता था। तो दोनों नदी के बीच में आने की वजह से इसका नाम पड़ गया दोआब, और यह जो दोआब का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था। इसी दोआब क्षेत्र पर कब्जा के लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा संघर्ष देखने को मिलता था। दोआब का मतलब जानते हैं कि जब दो नदी के, ये जो दो नदी है, ये दो नदी है, तो दो नदी के जो बीच का स्थान होता है उसे हम लोग दोआब बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, ये दोनों का संघर्ष यानी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था, और यह संघर्ष शुरू से ही था। रायचूर को दोआब के लेकर के दोनों के बीच संघर्ष होते रहता था, और यह शुरुआत से ही था। यानी हरिहर एवं बुक्का जब यहाँ के शासक थे तभी से इन दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, गलीचा निर्माण के लिए उस समय
कालीकट फेमस था। अब पढ़े होइएगा कि जब वास्को डी गामा भारत में आया था तब वास्को डी गामा कालीकट के क्षेत्र पर उतरता है, फिर कालीकट के राजा जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो उस समय जो कालीकट क्षेत्र था, कालीकट मसाला के लिए, कपास के लिए बहुत ही फेमस था। और बात करें गलीचा के, तो आप गलीचा का मतलब ले सकते हैं कि जो चादर होता है वही थोड़ा सा मोटा जो चादर बनाए जाते हैं ऊन के चादर, उसी चादर को हम लोग गलीचा बोल देते हैं। और यह गलीचा निर्माण के लिए कालीकट का क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का संबंध मदुरई से है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है मीनाक्षी। तो ये मीनाक्षी जो भगवान एक पार्वती है, पार्वती जी, उसी पार्वती जी का एक रूप है मीनाक्षी। और इन्हीं का एक मंदिर स्थित है जो भारत के तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे वर्ष नहीं बताना है, यहाँ पे सदी बताना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। इस तरह से इसके शताब्दी की बात करें तो 14वीं सदी हो जाता है। देखिए 1300 वर्ष बीत चुका है और 36 वर्ष आगे हैं, इसलिए जब भी शताब्दी की बात करें तो हम इससे एक वर्ष आगे लेके बढ़ेंगे। तो 1336 है तो इससे एक आगे 14, वो 14वीं सदी हो जाएगा। तो विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय राजा थे। तो कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा का संबंध हैदराबाद से है। गोलकुंडा का संबंध हैदराबाद से है। अगला है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय की बात करें तो इसका संबंध कर्नाटक से। अभी आप लोग ने यहाँ पर देखा है कि जो गुलबर्गा हो गया, बीजापुर हो गया, बेलगांव हो गया, रायचूर हो गया, हम्पी हो गया, इन सब का संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। इन सब का संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट है किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय देवराय द्वितीय को कहा जाता है। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। अगला है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ये अभी पढ़ रहे हैं आप लोग कि बीजापुर के जो गोल गुंबज का मकबरा है, यह मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो इनका जो उद्भव हुआ था वो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ था। इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी। हम्पी किस जिला में? देखिए हम्पी का संबंध कर्नाटक में, और कर्नाटक में पूछा किस जिला में, तो यह है बेल्लारी जिला। कर्नाटक के बेल्लारी में हम्पी आता है। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विजय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए ये जो भारत का क्षेत्र है तो यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पर है मदुरा, जिसे मदुरई भी बोल सकते हैं। तो मदुरा के क्षेत्र को जीतने के लिए एक व्यक्ति हुआ बुक्का प्रथम, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा था। ये बुक्का प्रथम क्या किए, 2 सेनापति को भेजे थे। 2 सेनापति में से एक था कुमार संबल और एक था कुमार कंपन। कुमार संबल और कुमार कंपन दोनों को
मदुरा विजय करने के लिए भेजे थे। लेकिन इसमें कुमार कंपन की विजय मिलती है, कुमार संबल को विजय नहीं मिलता है। जब कुमार कंपन जाता है तो उसके नेतृत्व में यह जो मदुरा का क्षेत्र है वो विजयनगर साम्राज्य में मिल जाता है। तो कुमार कंपन के द्वारा जब मदुरा विजय हो जाता है तो कुमार कंपन के जो पत्नी है उसकी पत्नी है गंगा देवी, और कुमार कंपन के जो पत्नी गंगा देवी है वह इस मदुरा विजय को अपने किताब में लिखती है, और उस किताब के नाम है मदुरा विजयम, मदुरा विजयम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदुरा विजय किसने किया था और मदुरा विजय से संबंधित किताब को किसने लिखा। तो कुमार कंपन की पत्नी जो गंगा देवी है वही मदुरा विजय नामक एक किताब लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपन राय को। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो देखिए, सबसे पहले मुस्लिम को सेना में भर्ती किया था देवराय फर्स्ट ने, देवराय प्रथम। और भी शासक किए थे लेकिन पहली बार कौन था, ये देवराय फर्स्ट थे। अगला है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। देखिए, एक तो विवाद के सबसे मेन वजह था वह तो रायचूर के दोआब। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, ये बिल्कुल था, ये विवाद के तो सबसे बड़ा वजह यही था। दूसरा है गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, ये भी था। तीसरा है मराठावाड़ा का कोंकण क्षेत्र, ये भी दोनों के बीच विवाद का विषय था। लेकिन ये जो वारंगल का क्षेत्र है, ये वारंगल का क्षेत्र विवाद का विषय नहीं था। ये जो वारंगल का क्षेत्र है वर्तमान में तेलंगाना में आता है, तेलंगाना में। और जब आप देखिएगा भारत के नक्शा पर तो यहाँ पर जो वारंगल का क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वह बहमनी साम्राज्य के प्रभाव में ही आता था। तो बहमनी साम्राज्य के प्रभाव में आने की वजह से यह वारंगल का क्षेत्र इन दोनों के बीच विवाद का विषय नहीं था। बाकी सभी क्षेत्र यानी कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठावाड़ा का कोंकण क्षेत्र, ये सभी विवाद का, दोनों के विवाद के विषय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था। तो विजयनगर के प्रथम राजवंश हो गया संगम वंश, संगम हो गया, फिर उसके बाद सालुब हो जाएगा, फिर तुलुब हो जाएगा और चौथा हो जाएगा अराबिडो वंश। अगला है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी। यहाँ पर सुधारिएगा, गजबेटकर, बेटकर एक उपाधि है गजबेटकर नाम के, और यह उपाधि देवराय द्वितीय को मिला है। देखिए, जो देवराय द्वितीय है वह देवराय द्वितीय हाथी के शिकार करने के लिए प्रसिद्ध था, मतलब हाथी के शिकार ये खूब करता था और हाथी को गज कहा जाता है। तो हाथी के शिकार करने की वजह से इनको इतिहास में गजबेटकर नाम से बुलाया जाता है, इनको उपाधि मिल गया गजबेटकर। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया। देखिए, अभी पढ़े कि मुसलमानों के जो भर्ती किया था सबसे पहले वह किया था देवराय फर्स्ट, लेकिन और भी शासक करेंगे। इसमें है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया और कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। वह कौन था? वह था राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय मुसलमानों को भी अपने सेना में भर्ती किया था, मस्जिद के भी निर्माण किया था और कुरान के एक प्रति अपने राज सिंहासन के पास रखता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। देखिए, ये प्रश्न आपको बहुत सारे बुक में नहीं मिलेंगे, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। यह उपाधि यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? यह जो राजा था वह था कृष्णदेव राय। ध्यान रखिएगा, विजयनगर के किस शासक ने दिया है कि बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था, वह था कृष्णदेव राय। बीदर पढ़िए कि आप
कि एक साम्राज्य है बहमनी साम्राज्य, जिस तरीक़ा से विजयनगर साम्राज्य है उसी के जैसा एक साम्राज्य मिलेगा बहमनी साम्राज्य। जैसे ये भारत का आप देखते हैं दक्षिणी इलाका, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र के यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा बहमनी साम्राज्य। और ये बहमनी साम्राज्य में देखिएगा 5 क्षेत्र था। आपको इधर वाला इलाके में मिलेगा अहमदनगर का क्षेत्र मिलेगा। फिर आप इधर देखिएगा ऊपर में तो आपको मिलेगा एक क्षेत्र बरार। फिर बरार के नीचे मिलेगा आपको बीदर के नीचे मिलेगा आपको बीजापुर। और इस साइड में लास्ट में मिलेगा आपको गोलकुंडा का क्षेत्र। तो आप देखते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 क्षेत्रों में था। सबसे इधर था अहमदनगर, यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा तो आपको मिलेगा बरार के नीचे बीदर, फिर मिलेगा बीजापुर और सबसे इधर मिलेगा गोलकुंडा। इस 5 का नाम ध्यान रखिएगा, अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? ये भी प्रश्न आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न की पूछने की संभावना अधिक होता है। तो यहाँ पर दिया किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत, यहाँ पर ध्यान रखिएगा उम्मातूर के विद्रोही सामंत जिसका नाम था गंगराय, इस गंगराय का दमन किया था। इसका आंसर होगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो देखिए कृष्णदेवराय के बारे में बताए थे कि पुर्तगालियों के साथ बड़े अच्छे संबंध स्थापित किए थे और अच्छे संबंध स्थापित होने की वजह से ही इनको घोड़ा की पूर्ति होते रहता था, खूब ज़्यादा घोड़ा आता था। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी है। पहला दे रहा है कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, ये भी सही है कि मेन तो घोड़ा के लिए ही मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया, सही है। दूसरा है पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली, ये भी सही है। तीसरा है अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए थे। तो देखिए अभी आप देखे हैं कि बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी विजयनगर में आए थे। जैसे यहाँ पर आप 4 पुर्तगाली यात्री के देखे थे और ये चारों पुर्तगाली का संबंध पुर्तगाल से, जिसमें से बारबोसा है, डोमिंगो पायस है, फर्नाओ नूनीज है, सीजर फ्रेडरिक, ये चारों का संबंध पुर्तगाली से। तो इससे जाहिर होता है कि इतने सारे पुर्तगाली यात्री विजयनगर में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे रहे होंगे। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका आंसर होगा कुलू कुतुब शाह। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। तो देखिए बहमनी से गोवा को छीनने वाले जो शासक है वह है हरिहर द्वितीय। बहमनी के उस समय एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, और इसी मोहम्मद शाह से गोवा के क्षेत्र को छीना गया था। गोवा के साथ साथ एक क्षेत्र पड़ता है दाभोल, उस दाभोल क्षेत्र को भी हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से छीन लिया था। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उस प्रश्न का सलूशन अगले पार्ट में कराया जाएगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और हर टॉपिक के साथ एक फैक्ट्स बताना भी ज़रूरी होता है। तो एक और वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।